नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक बार मैं जीके जीएस का जो है 30 क्वेश्चन लाया हूं, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये हर एग्ज़ाम में आते हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने जीके जीएस का आया है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, हम ऐसे ही रोज़ नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: द साइंटिफिक इंडिया, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड, माई कंट्री माई लाइफ और इग्नाइटेड माइंड्स। तो दोस्तों, आपके सामने जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें तीसरा ऑप्शन है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, ये जो ऑप्शन है माई कंट्री माई लाइफ, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? ये 2013 के एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, दूसरा छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, तीसरा हवाई जहाज़ के माध्यम से दुनिया घूमना, चौथा मंगल ग्रह तक जाना। तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब जो होता है, वो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर अगर कोई जाए तो उसे अंतरिक्ष पर्यटन कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटन, इसका दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हम सन को स्टार कहते हैं तो मून को क्या कहेंगे? ठीक है, सन को स्टार तो मून को क्या? सन यानी कि सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। उसी प्रकार चांद क्या है? स्टार, तारा है कि ग्रह है? ठीक है, क्या है? तो देखिए, चांद जो है वो एक सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। ठीक है, उपग्रह चांद है पृथ्वी का। ठीक है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चांद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? पहला केवल व्यक्तियों को, दूसरा केवल संस्थाओं को, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने है व्यक्तियों और संस्थाओं को, और चौथा ऑप्शन संस्थाओं के समूहों को। तो आप लोगों के सामने जो तीसरा ऑप्शन है, गांधी शांति पुरस्कार जो है वो व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों और संस्थाओं को, ये दोनों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर ... ब्याज देना शुरू किया है। पहला वार्षिक आधार पर, दूसरा छमाही आधार पर, तीसरा तिमाही आधार पर, चौथा दैनिक आधार पर। तो 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर कैसा ब्याज देना शुरू कर दिया है दोस्तों? तो वो दैनिक आधार पर। ठीक है, बैंकें जो हैं दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू कर दी हैं। कब से? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किस में इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन गति के लिए, दूसरा एक कंटेनर के लिए, चौथा आयतन के माप के रूप में,
तीसरा था, सॉरी। चौथा है कंटेनरों को बैरल के संबंध में व्यक्त करने के लिए। तो क्या है, गैलन जो है दोस्तों वो एक आयतन के माप के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आयतन के माप के रूप में गैलन इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। ठीक, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। NaCl, Na2CO3, H2O, He। इनमें से जो भिन्न है वो He यानी कि हीलियम है, ठीक है, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका है। पहला मच्छर, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा भोजन। तो भ्रूण के मस्तिष्क को जो नुकसान पहुंचाता है वो क्या है इनमें से? तो जीका नाम का एक मच्छर भी होता है, ठीक है, मच्छर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें 2 अन्य थे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे लाल बाल पाल, उनमें तो एक बिपिन चंद्र पाल का नाम ये बता दिया है, बाकी 2 और का पूछ रहा है कि वो 2 और कौन थे। तो आपको बताना है वो 2 और कौन थे। पहला सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक थे। दूसरा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तीसरा लाला लाजपत राय और भगत सिंह। चौथा ऑप्शन आप लोगों का है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और भीकाजी कामा। तो इसमें जो है दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर कितना, दशमलव मान में बताना है, ठीक है। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1 गीगाबाइट बराबर 1000 बाइट। दूसरा ऑप्शन है आपका 1000 की पावर 2 बाइट। तीसरा ऑप्शन है 1000 की पावर 3 बाइट। चौथा ऑप्शन है 1000 की पावर 4 बाइट, ठीक है। 1 गीगाबाइट बराबर आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 की पावर 3 बाइट, ठीक है। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपके समझ में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है आपका 2 की पावर 8। दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 10। तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 12 और चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 9। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 की पावर 12, ठीक है। नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की संख्या अधिकतम 2 की पावर 12 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को भी देख पाए तो इस स्थिति को ... क्या कहा जाता है? अगर किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु साफ दिख रही है, ठीक है, और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसके क्या होता है बताइए। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष। दूसरा है जरा दृष्टि दोष। तीसरा है निकट दृष्टि दोष। चौथा है वर्णांधता, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों उल्टा होता है, ठीक है। अगर किसी के निकट दृष्टि दोष होगा तो उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु जो है वो
स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अगर किसी के दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसको उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। और जो है निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है। चलिए, तो क्या कहा जाता है उसे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नज़दीक वस्तुओं को देख रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में काला क्यों दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अंधेरे के कारण, दूसरा है लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तीसरा ऑप्शन है लाल तरंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, चौथा है हरा रंग उड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ जो है हमें जिस रंग की दिखाई देती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य जो है हमारी आँखों तक पहुँच पा रही है। ठीक है, अगर हमारी आँखों तक किसी भी रंग की तरंग दैर्घ्य नहीं पहुँच रही है तो हमें वो वस्तु क्या होगी, काली दिखाई देगी। ठीक है ना, और अगर सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य पहुँच रही है हमारी आँखों में तो वो वस्तु क्या होगी, सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है आल जो है आल किरणों को। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लाल तरंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसीलिए वो काला दिखाई देने लगता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। ठीक, AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है, केवल A से, केवल B से, O से, या फिर किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो दोस्तों, जो AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ग से वो रक्त ले सकता है। ये सर्व रक्तग्राही होते हैं और जो O होते हैं वो सर्व रक्तदाता होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। पहला मेस्ट्रो, दूसरा वीज़ा, तीसरा मास्टर, चौथा क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, इसमें जो क्रेडिट कार्ड है ये इन तीनों से अलग है। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो मेस्ट्रो होता है वो क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार होता है। ठीक है, वीज़ा भी क्रेडिट कार्ड का ही एक प्रकार है और मास्टर ये भी क्रेडिट कार्ड का ही प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष ... में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विराट कोहली क्रिकेटर जिसे रन मशीन भी कहा जाता है उनको किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। पहला 2011 में, दूसरा 2012 में, तीसरा 2013 में, या फिर चौथा ऑप्शन 2014 में। तो दोस्तों, जो विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो 2013 में। ठीक है, 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भारत में किस अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, जो भारत में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रातिनिधित्व के आधार पर होगा। ठीक है, ये संविधान में वर्णित है और किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 55 के तहत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा महमूद गजनबी, तीसरा मोहम्मद गोरी और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो जो दास वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये लगभग सब जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तीसरा फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये किस में आते हैं? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत ये खेल आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगते होंगे, समझ में आते हैं। अगर आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार फिर कह रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, हम जो हो रहा है हमसे, हम अपना पूरा मेहनत दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग भी हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट है। ठीक है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट है। ठीक है, महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा महासंग्राम हुआ था और 18 दिन चला था ये लड़ाई, और 18 दिन में 18 अछावड़ी सेना जो है ये मर कट के समाप्त हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है और कहाँ हुई थी ये लड़ाई? तो उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? पहला आपका रावलपिंडी, दूसरा है मेरठ, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है अंबाला। तो दोस्तों, ये जो स्थान है कुरुक्षेत्र, वो इस समय अंबाला है। ठीक है, ये अंबाला में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट है, एक संयोजी ऊतक, दूसरा ग्रंथि, तीसरा झिल्ली, चौथा मांसपेशी। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट क्या है? जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। मानव शरीर में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओ जल्दी सब लोग। पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 7। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही कौन होगा? बताओ जल्दी सब लोग। प्रश्न एक बार फिर, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 6 खिलाड़ी। ठीक, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम से 6 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आचार शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र? जल्दी बताओ, किस नाम से जाना जाता है पृथ्वी के अध्ययन को? क्या कहा जाता है?
पारिस्थितिकी कहा जाता है कि जीव विज्ञान कहा जाता है कि आचार शास्त्र कहा जाता है कि भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को जो है दोस्तों वो भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जल्दी बताना इसका आंसर। सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा भगत सिंह। कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? अच्छा, कहाँ से गई थी पहले बताइए, कहाँ से गई थी? यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की तरफ से भारतीय मूल की थी कल्पना चावला, जो वापस धरती पर नहीं आ सकी। धरती पर आने से कुछ समय पूर्व ही उनका अंतरिक्ष यान जो है क्रैश हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो किस यान से गई थी जल्दी बताइए सब लोग। पहला ऑप्शन कोलंबिया, दूसरा चैलेंजर, तीसरा अटलांटिस और चौथा है एवेंडर। चलिए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, कल्पना चावला जो है वो भारतीय मूल की थी, अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी अंतरिक्षयान से, और जिस अंतरिक्षयान से गई थी उसका नाम कोलंबिया था। और धरती पर आने से कुछ समय पूर्व ही वो अंतरिक्षयान विस्फोट हो गया, उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो वापस जिंदा धरती पर नहीं लौट सकी। ठीक है, कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट। ठीक है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर स्थित है, निर्मित है? तो हीराकुंड जो जलाशय है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सतलज नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। बताइए किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो महानदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, महानदी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही, महानदी। ठीक है, और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, और पूछा गया भी है। ठीक है, 2013 के एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं ये, और आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? पहला वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, दूसरा विकासशील देशों पर, तीसरा अल्प विकसित देशों पर, चौथा विकसित देशों पर। ठीक, बताइए जल्दी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी किस पर केंद्रित है? तो इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों को क्या करना? निपटाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? अब बताइए, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? पहला ऑप्शन है घाना, दूसरा हंगरी, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा मॉरिशस। जल्दी बताइए, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? हो गया, चलिए अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुटे रहो सब लोग, पढ़ते रहो, मन लगा कर पढ़ो। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी, गर मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। चले रहो वीर तुम बढ़े चलो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, किस लिए कठिन है? पहला, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। दूसरा, यह अत्यधिक दूषित है। तीसरा, जैविक घटक की कमी से। चौथा, यह लाल रंग की होती है। बताओ जल्दी कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी जो जल धारण क्षमता होती है ना, वो बहुत कम होती है। ठीक है, जल धारण क्षमता क्या होती है इसकी? बहुत कम होती है, इसलिए इस पर खेती करना कठिन है। अपने अंदर ये जल को संचित नहीं कर पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? बताओ दोस्तों, टमाटर लाल किस रंग के किसके कारण होता है? आपका पहला ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, दूसरा है लाइकोपीन के कारण, तीसरा है प्रकीर्णन के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ सब लोग, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कोई ऐसे फालतू में नहीं दे दिया हूँ मैं। इसको मॉडल पेपर से निकाल करके आप लोगों के लिए पहुँचाया हूँ आप लोगों तक। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो दोस्तों, वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। अच्छा, पर एक दिया है इसमें कैरोटीन। तो कैरोटीन क्या होता है दोस्तों? तो कैरोटीन जो गाजर होती है, तो गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आज बस इतना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे, याद किए होंगे, पढ़े होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।